जी बेटे, हमारा दूसरा सवाल, आपको एक इबारत दी गई थी, उस इबारत के आपने सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम बताना है, आपने सियाक व सबाक देना है और आपने तशरीह करनी है। इस सवाल के बेटा वैसे 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। इसका बेटा ये जो हिस्सा है, इसके बेटा 2 नंबर हैं। आपने ये लाइन नहीं लगानी, मैं वैसे समझाने के लिए आपको लगा रहा हूँ। 1 नंबर बेटा सबक के उन्वान का है और 1 नंबर मुसन्निफ के नाम का है। और आपको ये बेटा ये बताते चलें कि इस हिस्से में एग्जामिनर जो है वो ज़रा सी गलती भी दरगुजर करने पे तैयार नहीं होता, क्योंकि आपने एक उन्वान बताना है, एक मुसन्निफ का नाम बताना है और 2 नंबर आपने सिक्योर करने हैं। तो यहाँ पे अगर ज़रा सी भी गलती करेंगे तो वो आपके नंबर काट लेगा। तो हमारी इबारत का जो बेटा आज की इबारत है, उसका जो सबक का उन्वान है वो है उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बता दो बेटा कि बाज़ बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर जो ये है ये नहीं लगाते, ये देखें, और खाली ऐसे लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पे उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गलती आपने नहीं करनी। और बेटा इसके मुसन्निफ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी। आपको जैसे मारूजी में अभी बेटा बात हुई थी कि इस सबक का जो माखिज़ है, जो किताब है जिसे ये सबक लिया गया है, उसका नाम है खुतबात मद्रास, क्योंकि सैयद सुलेमान नदवी ने मद्रास शहर के अंदर 1925 में खुतबात दिए थे और उन्हीं में से ये 5वां खुतबा है जो आपकी किताब में शामिल है। और बेटा दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है सियाक व सबाक। ये बेटा 3 नंबर का है। इसमें बेटा सियाक पहले, सबाक बाद में। ये हिस्सा जो है बेटा वो आपने 12 से 14 सत्रों के अंदर अंदर लिखना है, 12 से 14 सत्रों के अंदर। और इसके अंदर बेटा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये मुख्तसर भी हो और जामे भी हो। अब मुख्तसर से मुराद ये है कि ये पूरा जो हिस्सा है बेटा वो 12 से 14 सतूर में आ जाए, और जामे से मुराद है कि इसके अंदर आपने पूरे सबक का अहाता करना है। यानी आपको अगर आसान तरीका बताया जाए तो बेटा वो ये है कि आपने सियाक व सबाक के अंदर पूरा सबक जो आपने पढ़ा है उसका एक मरकजी ख्याल की तरह बनाकर लिख दें। अब इसके अंदर 2 तरह की गलतियां होती हैं जो हमारे बच्चे या स्टूडेंट्स करते हैं, और आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने की हुई हैं। वो ये है बेटा कि आप सियाक व सबाक को अलग अलग कर देते हैं। यानी आप लिखते हैं कि इस इबारत से पहले मुसन्निफ बताता है, उसके बाद आप 6-7 लाइनें लिखते हैं। फिर जब 6-7 लाइनें आप लिख चुके होते हैं उसके बाद फिर आप एक और पैराग्राफ शुरू करते हैं और आप लिखते हैं इस सबक के बाद मुसन्निफ बताता है। ये गलत तरीका है बेटा, इस तरह से नहीं करना। सियाक व सबाक एक ही पैराग्राफ बनाकर लिखना है, यानी एक ही इबारत बनानी है, एक ही पैरा बनाना है। 12 से 14 सतरें होनी चाहिए। और बेटा ये मजमूई होता है, इसमें पैराग्राफ नहीं बनाए जाते, ना ही ये बताया जाता है कि मुसन्निफ ने पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा। ये मजमूई आपने बताना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर बहुत सारी मसाइल इसलिए पैदा हो जाते हैं कि अगर वो पहला पैरा है तो आप क्या लिखेंगे कि इसका सियाक नहीं है, और अगर वो आखिरी पैरा है सबक का तो आप लिखेंगे फिर खुदा ना खास्ता आप अगर ये लिख देंगे इसका सबाक नहीं है तो फिर इसका मतलब ये कि आपके 3 नंबर कट जाएंगे। इसलिए बेटा आपने मजमूई सियाक व सबाक लिखना है, एक ही पैरे में लिखना है, 12 से 14 सत्रों पर लिखना है। और इसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है, आसान तरीका यह है बेटा कि इसको आप एक तरह का सबक का जैसे मरकजी ख्याल होता है वो बनाकर लिख देंगे। ये 3 नंबर का हिस्सा है बेटा, इसलिए इसको आपने 12 से 14 सत्रों से आगे नहीं जाने देना। अगर आप इसको तवील करेंगे, 1 सफ़े पे ले जाएंगे, 1.5 सफ़े पे ले जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड का ये असूल है कि जो सियाक व सबाक तवील लिखा हुआ होता है एग्जामिनर उसको पढ़ने की ज़हमत गवारा नहीं करता और बगैर पढ़े उसे क्रॉस कर देता है। जी बेटा इसका तीसरा हिस्सा तशरीह, और बेटा ये 10 नंबर का है। यूं 2, 1, 2 यानी 2 नंबर इसके, इस हिस्से के, 3 नंबर सियाक व सबाक के और 10 नंबर तशरीह के। ये 15 नंबर का बेटा आपका सवाल बन जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तशरीह कैसे करनी है। देखिए बेटा तशरीह कहते हैं किसी भी बात को बहुत वजाहत के साथ और मुकम्मल तफसील के साथ बयान करना। यानी जो चीज़ आपके पास मौजूद है, जो इबारत आपके पास मौजूद है, उसको आपने बड़ी वजाहत के साथ बयान करना है। और उसको बयान करते हुए आप सहारा ले सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं हवाला जात का। लेकिन याद रखिए ये नसर का पैराग्राफ है। नसर के पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ हवालों के तौर पर आती है बेटा, अकवाल यानी कोटेशंस आप लिख सकते हैं, आप आयात मुबारका लिख सकते हैं। आयात मुबारका का आपको यकीनन तराजिम याद होते हैं, आप कर रहे होते हैं, तो आप आयात मुबारका लिख सकते हैं, आयात करीमा लिख सकते हैं, अहादीस मुबारका लिख सकते हैं, या कोई भी कॉल या कोटेशन जो आपको याद है वो आप तशरीह में लिख सकते हैं।
बाद औक़ात मैंने देखा है, बल्कि अभी भी इस टेस्ट में भी आप बच्चों ने किया हुआ है कि अशार की भरमार है तशरीह के अंदर। इबारत की जो तशरीह है उसके अंदर आपने अशार लिखे हुए हैं, बाज़ बच्चों ने 2 लिखे हैं, बाज़ ने 3 लिखे हैं, बाज़ ने 1 लिखा है। तो बेटा इसके अंदर आपको ये थोड़ी सी मैं बता दूं, ये जो अशार होते हैं बेटा हवाला जात के तौर पर, ये जो आप नज़म की तशरीह करेंगे, जब खैर से गज़ल की तशरीहात आप करेंगे तो उसके अंदर अशार लिखे जाते हैं। जो नसर की तशरीह होती है बेटा उसके अंदर अशार से गुरेज किया जाता है, यानी अशार हवाले के तौर पर नहीं लिखे जाते। अगर आपको लगता है कि कोई शेर है जो इस इबारत के अंदर आ सकता है या जो इससे बहुत मुताबिकत रखता है, तो बेटा फिर आप उसका मफहूम लिख दें कि किसी शायर के शेर का मफहूम है, और फिर उसका मफहूम लिख दें, उसको नसर में लिख दें। कोशिश करें कि आप जो है बेटा नसर की तशरीह में आप अशार ना लिखें। आपने हवाले लिखने हैं, आप आयात करीमा लिख सकते हैं, आप अहादीस मुबारका लिख सकते हैं, आप अकवाल लिख सकते हैं। अब इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी होनी चाहिए, वो बेटा जो हमारा नेक्स्ट हिस्सा है तशरीह का उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ।